सोचिए हर 4 साल बाद ऐसा क्या होता है कि कम से कम 5 बिलियन लोग 200 से ज्यादा ममालिक के अंदर स्क्रीन पर अपनी आंखें जमाए बैठे होते हैं। वो लोग जो कभी अपने शहर, अपने गांव या अपने मुल्क से बाहर भी नहीं गए होते, वो किसी दूसरे मुल्क के लिए इतना इमोशनल हो जाते हैं कि आंखों से आंसू निकल आते हैं। हम बात कर रहे हैं फीफा वर्ल्ड कप के बारे में। ये वो इवेंट है जो कि दुनिया को स्टॉप कर देता है। ये वो इवेंट है जो कि दुनिया को जोड़ भी देता है और बड़े से बड़े मुल्कों की दुश्मनी और दोस्ती का रीजन भी बनता है। लेकिन ये फीफा वर्ल्ड कप का मॉडल चलता कैसे है? क्या ये सिर्फ फुटबॉल की पिच तक महदूद है या फिर इसकी एक्सपेंशन ग्लोबल पावर हाउसेस तक है? बिल्ड डिफरेंट की आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। मैं हूं ज़रियाब अख्तर और आज हम बात करेंगे फीफा मॉडल के बारे में। पाकिस्तान में बहुत सारे फुटबॉल फैंस को ये लगता है कि जो भी फुटबॉल थ्रू आउट द ईयर होती है उसको फीफा ओन करता है, लेकिन असल में ये बात सिर्फ एक मिथ और एक मिसकंसेप्शन है, क्योंकि फीफा एक्चुअल में सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल फुटबॉल और उसके अफेयर्स को रन करता है। यानी कि 99% ऑफ द फुटबॉल जो कि ओवर द कोर्स ऑफ 12 मंथ्स होती है, उसकी डायरेक्ट ओनरशिप फीफा के पास नहीं है, जिसमें इस दुनिया की सबसे बड़ी लीग्स शामिल हैं, जैसे कि प्रीमियर लीग, ला लीगा और यूरोपियन ममालिक की और बड़ी लीग्स। इन लीग्स की डायरेक्ट ओनरशिप या तो उनकी फेडरेशंस के पास या किसी प्राइवेट एंटिटी के पास होती है। और अगर क्रिकेट के कंपैरिजन में देखा जाए तो फीफा का वर्किंग मॉडल बहुत डिफरेंट है। क्रिकेट में ज़्यादातर इंटरनेशनल मैचेस होते हैं जहां पाकिस्तान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जैसी टीम्स आपस में बायलैटरल मैचेस भी खेलती हैं। लेकिन फीफा का मॉडल बहुत डिफरेंट है। फीफा कैलेंडर के अंदर क्लब मैचेस के बाद इंटरनेशनल ब्रेक्स रखे जाते हैं और क्रिकेट के अंदर मामला बिल्कुल उल्टा है। इंटरनेशनल मैचेस साल के ज़्यादातर टाइम को डोमिनेट करते हैं, जबकि लीग्स पॉकेट्स में थ्रू आउट द ईयर चलती रहती हैं। फुटबॉल में ये मामला बिल्कुल उल्टा है। लीग्स थ्रू आउट द ईयर चलती हैं और इन लीग्स के बीच में ही इंटरनेशनल ब्रेक्स आते हैं, जिसमें फीफा वर्ल्ड कप होता है। ये फीफा वर्ल्ड कप फीफा की फेडरेशन का सबसे प्राइस प्रोडक्ट है, क्योंकि इससे बिलियंस ऑफ डॉलर्स लिंक्ड है। तो अब सवाल ये है कि जब फीफा के अंडर दुनिया की बड़ी से बड़ी लीग नहीं आती और इनका प्रॉफिट मार्जिन फीफा से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लिंक नहीं होता, तो फीफा पैसे कैसे बनाता है? इसका जवाब है फीफा वर्ल्ड कप के इस प्राइस्ड प्रोडक्ट से। फीफा वर्ल्ड कप फीफा फेडरेशन का सबसे ज़्यादा प्राइस्ड प्रोडक्ट है और ये सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल भी है। और सिर्फ इस एक टूर्नामेंट से फीफा बिलियंस ऑफ डॉलर्स रेवेन्यू में जनरेट करता है। और इस रेवेन्यू जनरेशन की 3 मेन स्ट्रीम्स हैं। इन इनकम स्ट्रीम्स में सबसे बड़ी इनकम स्ट्रीम है फीफा के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स। और इन ब्रॉडकास्टिंग राइट्स को समझने के लिए हमें एक छोटी सी मिसाल लेनी होगी। सोचिए कि लियारी के किसी ग्राउंड में एक फुटबॉल का मैच हो रहा है और उस मैच को लियारी के अंदर रहने वाले 50 या 100 बच्चे बूढ़े देख रहे हैं। अब इस मैच की ज़्यादा कोई वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि इसको देखने वाली ऑडियंस बहुत लिमिटेड तादाद में है। लेकिन अगर वही मैच किसी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के स्टेडियम में हो और उसको 80 से 90 लाख लोग एट अ टाइम देख रहे हो, तो उसकी ब्रॉडकास्टिंग और व्यूअरशिप वैल्यू ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। और यही चीज़ है कि जिस पे फीफा सबसे ज़्यादा बैंक करता है। फीफा अपने मैच नहीं बेचता, बल्कि अपने मैच के व्यूअरशिप राइट्स बेचता है, जो कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स में बिकते हैं। और चैनल्स और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पूरा साल लाइन लगाकर खड़े रहते हैं कि फीफा के इन राइट्स को वो खरीद लें। जब ये राइट्स फीफा सेल करता है तो फीफा ऑटोमेटिकली बिलियंस ऑफ डॉलर्स का रेवेन्यू जनरेट कर लेता है। फीफा वर्ल्ड कप का दूसरा मेजर इनकम स्ट्रीम होता है स्पॉन्सर्स। हम सब जानते हैं कि फीफा में अरबों की तादाद में व्यूअरशिप आती है और इसी व्यूअरशिप को कैश करते हैं मेजर ब्रांड्स अक्रॉस द ग्लोब। इसीलिए इन मैचेस में अपनी एडवर्टाइजमेंट लगाने के लिए ब्रांड्स फीफा की फेडरेशन को बिलियंस ऑफ डॉलर्स भी देते हैं, ताकि उनका ब्रांड
फीफा के अंदर मार्केट हो और फीफा को भी इससे फ़ायदा हो, उन ब्रांड्स को भी इससे फ़ायदा हो। और इसकी एक रीसेंट मिसाल हमने देखी जब अमेरिका के एक स्टेडियम में लिवाइस, जो कि फीफा वर्ल्ड कप का स्पॉन्सर नहीं था, उसको वाइट कपड़े से ढक दिया गया। उसके वाइट कपड़े से ढक जाने से भी उसकी एक मार्केटिंग हो गई, क्योंकि ये स्पेसिफिक ब्रांड यानी लिवाइस फीफा के ऑफिशियल स्पॉन्सर्स में से नहीं था, इसीलिए उस स्टेडियम से इसका लोगो हटाना एक रेगुलेशन बन गया था। लेकिन फीफा वर्ल्ड कप की वैल्यू अपने आप में इतनी बड़ी है कि लिवाइस जैसे बड़े ग्लोबल ब्रांड ने भी अपने लोगों के छुपाए जाने को एज अ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी यूज़ किया और सोशल मीडिया पर काफ़ी दिन तक ये पूरा सिनारियो वायरल रहा। यानी कि अगर आप फीफा से डायरेक्टली लिंक नहीं भी हो, तब भी फीफा के किसी ऐसी रेगुलेशन की वजह से आपका अरबों डॉलर का मार्केटिंग फ़ायदा हो सकता है। तीसरा मेजर सोर्स ऑफ इनकम है लाइसेंसिंग एंड मर्चेंडाइज। फीफा अपने ऑफिशियल मर्चेंडाइज को लाइसेंस कर देता है कि वो किसी भी प्रोडक्ट पर अपना लोगो लगाए और उसको सेल करे और उसकी रॉयल्टी से पैसे कमाए। ऐसे टाइम पर जब फुटबॉल वर्ल्ड कप की ऑफिशियल मैच बॉल और लाखों टीम्स की जर्सीज ऑफिशियली सेल होती हैं, तो फीफा उसका भी एक लार्ज चंक अपने पास रखता है, जिससे उसका ओवरऑल रेवेन्यू बढ़ता है। उसके अलावा मैच टिकट्स और फीफा की अपनी एडवर्टीजमेंट के जरिए भी फीफा को एक मेजर इनकम स्ट्रीम हासिल होता है। यानी कि ओवरऑल फीफा इज अ मल्टी बिलियन डॉलर एंटिटी विद इन इटसेल्फ, और उनका मार्की प्रोडक्ट हर 4 साल पे दुनिया के सामने विजिबल होता है, जिसको वंस अगेन 5 बिलियन से ज़्यादा लोग व्यू करते हैं। अब जब एक एंटिटी बिलियंस ऑफ डॉलर्स अपने मार्की प्रोडक्ट से बना रही है, तो जाहिर बात है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन पूल भी बहुत बड़ी होगी। फीफा वर्ल्ड कप में इस बार फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम 48 टीम्स ने कम्पीट किया। 48 टीम्स के अलावा इस दुनिया के हर ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड मुल्क ने फीफा वर्ल्ड कप की क्वालिफिकेशन में पार्ट किया, जिसमें सरप्राइजिंगली पाकिस्तान जैसी लोअर रैंक टीम भी मौजूद थी। और इन द एंड 48 टीम्स ने इस वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया। अब आप इमेजिन करें कि वर्ल्ड कप में जो टीम बॉटम पे फिनिश करी, यानी कि उसने सिर्फ ग्रुप मैचेस में पार्टिसिपेट किया, सारे मैचेस हार गई और ग्रुप स्टेजेस में ही एग्जिट कर गई, उस टीम को कितने पैसे मिले होंगे? उस टीम को इस वर्ल्ड कप में महज पार्टिसिपेट करने के 10 मिलियन डॉलर्स मिले। साथ ही साथ इन 10 मिलियन डॉलर्स के अलावा उस टीम को 2.5 मिलियन डॉलर्स फॉर प्रिपरेशन पर्पसेस भी फीफा की जानिब से दिए गए। यानी कि कोई भी टीम अगर सिर्फ फीफा वर्ल्ड कप में क्वालिफाई कर जाए, अपने सारे ग्रुप मैचेस हार के अर्लीस्ट इस टूर्नामेंट से एग्जिट कर जाए, तब भी वो इस वर्ल्ड कप के मुताबिक एटलीस्ट 12.5 मिलियन डॉलर्स के फायदे में रहेगी। जी हाँ, कंपेयर करें क्रिकेट से तो क्रिकेट का टोटल मनी पूल ही शायद 12.5 मिलियन से कुछ कम है। फीफा की विनिंग टीम को 50 बिलियन, रनर अप टीम को 34 मिलियन और थर्ड और फोर्थ प्लेस आने वाली टीम्स को 30 और 28 बिलियन रिस्पेक्टिवली मिलते हैं। यानी कि फीफा का मनी पूल इतना बड़ा है कि ये इस साल अप्रोक्सीमेटली 870 मिलियन डॉलर्स के करीब पहुंच गया था। फीफा वर्ल्ड कप की फाइनेंशियल वैल्यू और फीफा वर्ल्ड कप का डिस्ट्रीब्यूशन पूल इतना बड़ा है कि हर मुल्क चाहता है कि फीफा वर्ल्ड कप हम होस्ट करें, और इस होस्टिंग राइट को हासिल करने के लिए हर मुल्क अपने हिसाब से कोशिश करता है। लेकिन इस फीफा वर्ल्ड कप को होस्ट करने में कंट्रीज का क्या फ़ायदा? हालांकि ऑफिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक जितनी कंट्रीज ने भी रिसेंट ईयर्स में फीफा वर्ल्ड कप को होस्ट किया है, उनका मैक्सिमम फ़ायदा 2 बिलियन डॉलर्स का है। हालांकि उनकी इन्वेस्टमेंट उससे कहीं ज़्यादा की होती है। तो इसका सीधा जवाब यह है कि फीफा वर्ल्ड कप को होस्ट करने के लिए एक मुल्क में मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, हाई क्लास सिक्योरिटी होनी चाहिए, फुटबॉल स्टेडियम्स टू द टॉप लेवल होने चाहिए, उसके अलावा होटल्स, रोड्स और दीगर चीज़ें कि जिससे एक मुल्क के अंदर इतने बड़े लेवल पर एक इवेंट होस्ट हो सके, ये सब होना चाहिए। और इसके लिए जब कोई कंट्री ये बिड जीत जाती है तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट करती है, लेकिन उसको बदले में ज़्यादा रिटर्न नहीं मिल पाते, क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप के ख़त्म होने के बाद फुटबॉल स्टेडियम्स में और उसके लिए राउट्स क्रिएट करने में जो इन्वेस्टमेंट की होती है वो सब फीकी पड़ जाती है।
लेकिन फिर भी बहुत सारे मुल्क आज भी फीफा होस्ट करना चाहते हैं। वो इसीलिए क्योंकि इस वर्ल्ड कप का होस्ट करना एक टूर्नामेंट का होस्ट करना नहीं होता। ये दुनिया में अपनी सॉफ्ट इमेज को आगे करना और अपनी सॉफ्ट पावर को दुनिया भर के सामने पोर्ट्रे करने के मुतरादिफ होता है। इसीलिए आज भी बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा मुल्क इस रेस में लगा हुआ है कि फीफा वर्ल्ड कप हम होस्ट कर लें। Life is just a Monday. You don't wanna be alone on the food chain. Life is just a Monday.